जिप कोड और टेलीफोन नंबर, इसके फॉर्मेट्स कुछ फिक्स रहते हैं। मतलब हर एक कंट्री के हिसाब से उसके फॉर्मेट्स फिक्स रहते हैं। मतलब यूएसए में कुछ जिप कोड रहते हैं, या तो 5 डिजिट रहते हैं या तो 9 डिजिट भी रहते हैं कुछ कुछ स्टेट्स के लिए। इंडिया में कुछ 6 डिजिट रहते हैं। ऐसे कुछ फॉर्मेट्स रहते हैं जो स्पेसिफिक फॉर्मेट रहता है, स्पेशल टाइप ऑफ फॉर्मेट रहते हैं। टेलीफोन में भी कुछ कंट्री कोड रहता है इनिशियली, या स्टेट कोड रहता है हर एक कंट्री के हिसाब से। वो ब्रैकेट में रहता है या प्लस साइन से रहता है, स्टार्ट होता है। तो ऐसी सारी चीजें रहती है जिसमें कि अभी हम देखेंगे कि ये सारा एक फाइल है इसमें कि हमें जिप कोड का कॉलम है। लेकिन अब अभी देखेंगे कुछ जिप कोड 5 डिजिट है, कुछ सिप 4 डिजिट है, जिसमें कि लीडिंग जीरो जो है, शुरू के जीरो, वो डिस्प्ले नहीं होता, क्योंकि एक्सेल क्या करता है ना, इसको एज ए नंबर ट्रीट करता है या तो जनरल फॉर्मेट नंबर करता है, जनरल फॉर्मेट ट्रीट करता है। तो इसकी वजह से ये जीरो हट जाते हैं जहाँ जहाँ पे 5 डिजिट होना चाहिए, लेकिन हमें ये प्रॉपरली फॉर्मेट करनी चाहिए। सेम टेलीफोन नंबर के लिए भी है, अपने को कुछ स्पेशल कोड ऐड करने होते हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं ना, एक स्पेशल फॉर्मेट है एक्सेल में जिसको हम यूज कर सकते हैं। कंट्रोल एक दबाइए, फॉर्मेट के सेल्स में विंडो में जाइए, स्पेशल यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। आप यहाँ पे इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स लोकल है लोकेशन, तो इसका जिप कोड ये फॉर्मेट आएगा। अगर अपना दूसरा जो है कोई सिंगापुर या कोई दूसरी है कंट्री, लेकिन उनका अगर कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट है तो दिखेगा, अदरवाइज दिखेगा नहीं यहाँ पे। लेकिन अभी यूनाइटेड स्टेट्स का है, तो चलिए देखते। इंडिया का भी कुछ है नहीं यहाँ पे, लेकिन यूएसए का डिस्प्ले किया हुआ है। तो फिर यहाँ पे हम ये स्पेशल जिप कोड यूज करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे तो फिर आप देख सकते हैं जहाँ पे भी जीरो नहीं था लीडिंग, वो जीरो आ गया है यहाँ। ऐसे ये ऐसे प्रॉपरली जिप कोड फॉर्मेट हुआ। अभी टेलीफोन को कैसे करेंगे, टेलीफोन को भी फिर से कंट्रोल एक कीजिए, फॉर्मेट सेल्स में जाइए, स्पेशल टाइप कीजिए और यहाँ पे फोन नंबर सिलेक्ट कीजिए। ऐसे करने के बाद क्या होगा, अभी आपका फॉर्मेटिंग बराबर से हो जाएगा, बराबर कोड एक ब्रैकेट में चला आ जाएगा। और उस हिसाब से उसको हाइपन भी ऐड हो जाएंगे, इस हिसाब से फोन नंबर ये बराबर से फॉर्मेट हो जाते हैं। ऐसी फॉर्मेटिंग हम यूज कर सकते हैं, स्पेशल कस्टम फॉर्मेटिंग, अपना जिप कोड और टेलीफोन नंबर करेक्ट करने के लिए। और एज पर कंट्री जिसका जैसे फॉर्मेटिंग होना चाहिए वैसे आप इसको लिख सकते हैं और उसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड यूजर को जब एक्सेल का हम कुछ डेटा प्रिपेयर करके देते हैं, या कोई डैशबोर्ड बना के देते हैं, या तो कोई डेटा शीट बना देते हैं, तभी उनको ऐसे लगता है कि उनको बहुत सारा डेटा नहीं दिखना चाहिए। मतलब उनको हाई लेवल पे डेटा कभी कभी चाहिए रहता है। कभी कभी क्या होता है ना, अपना कुछ डेटा है, सपोज ये अभी ट्रांजेक्शन है, ये ट्रांजेक्शन कैसे है ना, कि ये सारे हर एक प्रोडक्ट के लिए ट्रांजेक्शन्स की वैल्यूज है, और फिर उसका टोटल इधर है, फिर उसका सब टोटल भी यहाँ पे है, और फिर उसका ट्रांजेक्शन डॉलर पर ट्रांजेक्शन या फिर ट्रांजेक्शन परसेंटेज, ऐसे कुछ कैलकुलेशंस रहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना कि यूजर जो रहते हैं वो हाई लेवल डेटा देखना चाहते हैं, मतलब टोटल या परसेंटेज ऐसी वैल्यू। और ये भी अभी आप नीचे देखेंगे तो कुछ सेगमेंट है, सेगमेंट के हिसाब से उसका जो ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पे दिखा हुआ है, लेकिन और उसका जो डार्कर शेड में जो है वो सब टोटल है। क्या होता है ना इसमें, ये सब उनको देखना नहीं चाहिए रहता है, देखना चाहिए रहता है, लेकिन एट द हाईएस्ट लेवल फर्स्ट उनको ये देखना होता है। तो वो इसके लिए एक ग्रुपिंग का फंक्शन है, ग्रुपिंग रोज और ग्रुपिंग कॉलम्स एक्सेल में। उसको कैसे कर सकते हैं ना, कि अभी जो हमारे ए सेगमेंट है इसको मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, ये तीनों को, तीनों रोज को टोटल छोड़ के। और यहाँ पे डेटा में एक ग्रुपिंग फंक्शन है, इसको सिलेक्ट करूंगा मैं तो ग्रुप कीजिए। ये आप देख सकते हैं कि ये जो एक्सपांड हुआ है, माइनस साइन आया है, इसको क्लिक करेंगे तो ये फिर ये छोटा हो जाता है। आप देख सकते हैं सिर्फ टोटल का लाइन रहेगा। ऐसे मैं इसको भी कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं इसको, ये भी छोटा हो गया। ऐसे ये सारे अभी ये रीजन वाइज कुछ डेटा है, तो फिर इस 3 रोज है उसको सिलेक्ट कीजिए, उसको ग्रुपिंग कीजिए। फिर उसके बाद ये सारे 3 रोज है, इसको ग्रुपिंग कर देते हैं। और बाकी के जो भी है सारे रीजन से मैं उसको सबको ग्रुपिंग कर रहा हूँ अभी। ऐसे हुआ। अभी जब ग्रुपिंग होता है ना, तभी एक लेफ्ट में ऐसे टॉगल आता है, एक और दो करके, तो एक पे क्लिक करेंगे तो पूरा जो है वो सब कोलैप्स हो जाता है। अभी देख सकते हैं आप, सिर्फ टोटल का लाइन है, मतलब ये रीजन के लिए कितना टोटल है वो सब यहाँ पे दिखता है, कितना छोटा हुआ और ये अच्छे अच्छा दिख रहा है अभी। अभी सिमिलर हम इसको भी कॉलम वाइज ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। कॉलम वाइज अगर करना है अपने को तो फिर इसको सिलेक्ट कीजिए, आपका जो प्रोडक्ट है उसको, इसके ग्रुपिंग में जाइए, ग्रुप, और यहाँ पे फिर कॉलम सेलेक्ट कीजिए।
तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी छोटा हो जाएगा ऐसे। फिर यहाँ पे और दूसरा ये भी है, ये थोड़ा टोटल, यहाँ पे भी ग्रुपिंग कर सकते हैं ऐसे। तो अभी ये डेटा बहुत सारा छोटा हुआ है, आप देख सकते हैं कि इतना डेटा है जो कि हमें समझने में बहुत आसान हो जाती है। और एंड यूजर को यही देखना चाहिए रहता है, मतलब उनको पहले हाई लेवल डेटा देखना चाहिए। अगर उनको लगता है कि कुछ डिटेल भी देखना है तो फिर वो क्या कर सकते हैं, ये प्लस पे क्लिक कर सकते हैं और फिर उसका देखते हैं कि कौन से वीक के लिए या डेट के लिए क्या ट्रांजेक्शन है, उस उसके हिसाब से वो डिटेल लेवल पे जा सकते हैं। तो ऐसी एक फीचर है जिसको हम यूज कर सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा फीचर है जब भी हमें अपना डेटा इफेक्टिव प्रेजेंट करना होता है। जब भी हम एक्सेल पे काम करते हैं तभी हमें बहुत सारे कैलकुलेशन करने होते हैं, मतलब जहाँ जहाँ पे अपने को कुछ वैल्यू सिलेक्ट करके यूजर्स वैल्यू सिलेक्ट कर देता है और फिर उसके बाद कुछ कैलकुलेशन कर देता है, परसेंटेज डिवाइड, हम टोटल निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं या दूसरे कोई कैलकुलेशन करते हैं। और ये हो सकता है कि हमारे जब कैलकुलेशन करते हैं कुछ डेटा टाइप इनकरेक्ट होने की वजह से हैश एरर आ सकता है, या तो फिर हैश रेफरेंस, या तो हैश डिवाइड बाय जीरो, ऐसे एरर आ सकते हैं। तो ऐसे एरर को कैसे हैंडल करें, ये हम इसमें देखेंगे कि इसमें इसके लिए एक इफ एरर फंक्शन है एक्सेल में, जिसको हम यूज करके फिर इसको हैंडल कर सकते हैं। अभी मैं ये जो डेटा दिखा रहा हूँ, जिसमें कि आपको देख सकते हैं कि कुछ कैलकुलेशन यहाँ पे एवरेज के कैलकुलेशन हो रहा है, और कुछ यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे डिवाइड बाय जीरो एरर है, हैश डिवाइड बाय जीरो। ऐसे एरर अगर आता है, क्योंकि क्या होता है ना कि ये दोनों जो यहाँ पे जीरो होता है मैथमेटिकल में, ये दो वैल्यूज जो है, मतलब जीरो डिवाइड बाय जीरो अगर आता है तो डिवाइड बाय जीरो एरर आता है मैथ ऑपरेशन के हिसाब से। तो ये अपने को हैंडल करना पड़ेगा, ऐसे दिखेगा यूजर को तो फिर वो अच्छा नहीं दिखता, और फिर ये समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली क्या है। तो फिर यहाँ पे हमें प्रॉपरली इसको हैंडल करना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ना, इसको एक फॉर्मूला लिख सकते हैं जिसमें हम लिख सकते हैं कि इफ एरर, अगर एरर है तो मुझे डैश दिखना चाहिए, या तो फिर जीरो दिखा सकते हैं, या तो फिर ब्लैंक भी दिखा सकते हैं, कोई भी जो जो अपने को चाहिए वैसे। और इसको अप्लाई कर देते हैं सारे सेल्स पे, वैसे कर देते हैं हम। तो फिर ये देखिए आप, ये बराबर से हैश डिवाइड बाय जीरो एरर चला गया है, और हम डैश यहाँ पे डिस्प्ले कर देते हैं। अभी यहाँ पे भी ट्राई करते हैं, जहाँ पे अपने यहाँ पे एस पी परसेंटेज भी है यहाँ पे, तो फिर ये इसको हम ऐसे करेंगे। और फिर ये फॉर्मूला को हम सारे सेल पे अप्लाई करेंगे, आप देख सकते हैं कि ये भी एरर चले गए। सिमिलरली हम इसमें भी वैसे ही करेंगे, और सारे पूरे सेल को अप्लाई कर देंगे, तो फिर आप देख सकते हैं कि ये भी एरर चला गए। ऐसे हम एरर हैंडल कर सकते हैं। जनरली एरर डेटा टाइप फॉर्मेटिंग की वजह से आते हैं, या फिर वैल्यू गलत है ऐसे, तो ऐसे अपने को हैंडल करने हो चाहिए। जहाँ जहाँ पे अपने को ऐसे एरर दिखते हैं, जहाँ जहाँ पे हम ऐसे कैलकुलेशन करते हैं, तो हमें अब ये वेरीफाई कर लेना चाहिए कि ऐसे एरर्स आ सकते हैं। तो फिर ऐसे एरर्स एंड यूजर्स को दिखने नहीं चाहिए, इसीलिए हमें ये ऐसे हैंडल करना होता है। बहुत बार क्या होता है ना कि जब भी हमारे कोई एक्सेल में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं, एग्जिस्टिंग जो फंक्शनलिटी रहती है एक्सेल की, जो एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी है, वो कभी कभी हमें यूजफुल नहीं रहती, क्योंकि अपनी रिक्वायरमेंट वैसे रहती है। जैसे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ऐसे कुछ ऑप्शंस है जहाँ पे यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन और डेट, ऐसे कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है। अभी ये डेट में ऐसे ऑप्शन है कि हम कुछ फॉर्मेट कर सकते हैं, कल को फॉर्मेट कर सकते हैं, आज को फॉर्मेट कर सकते हैं, अभी दूसरे लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट मंथ। लेकिन अभी जैसे मेरे को ऐसी रिक्वायरमेंट है कि मेरे को ये कुछ डेटा है जिसमें कि ड्यू डेट लिखी हुई है। अभी मेरी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि मुझे जो भी ड्यू डेट है, मुझे आज आज की जो डेट है उसके पहले जो भी डेट्स है वो हाईलाइट होनी चाहिए ऐसे, मतलब सपोज ये इतने सारे रोज हाईलाइट होने चाहिए। तो ऐसे इसीलिए हमें कुछ कस्टम फॉर्मेट लिखने होते हैं, कस्टम फॉर्मूला लिखने होते हैं, जहाँ की हम अपना एग्जिस्टिंग जो रूल है वो यूज नहीं करेंगे, लेकिन कुछ न्यू रूल यहाँ पे ऐड करेंगे और फिर उसको हाईलाइट करेंगे। तो कैसे करेंगे, पहला फॉर्मूला लिखते हैं कि जिसको हमें आज की जो डेट है, जो भी डेट है उसके पहले की जो सारे डेट्स है, ड्यू डेट्स है, उसको हाईलाइट करें। तो इसके लिए हम पहला न्यू रूल यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे यूज ऑफ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट ऐसे लिखेंगे। और यहाँ पे ये सिलेक्ट करेंगे, इधर इधर ये जो फॉर्मूला के इसमें ये सिलेक्ट करेंगे। ये अभी इफ लेस देन टुडेज डेट,
ऐसे है। तो इसके लिए एक टुडेज का फंक्शन है टुडे, और इसको फॉर्मेट करेंगे हम। फिल में जाएंगे, यहाँ पे कुछ फॉर्मेट ये सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे, और ये अभी इसको हम पूरा अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये पूरे रोज को अप्लाई हुआ। बल्कि ये पूरे रोज को अप्लाई नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ अपने ये जो डेट से 29 जुलाई उसके पहले वाले डेट से हमें हाईलाइट करनी चाहिए, लेकिन ये इसने रिलेटिव डेट नहीं लिया। इसको हम चेंज कर सकते हैं, मैनेज रूल्स में जाएंगे, इसमें अभी फिर से एडिट करेंगे, और फिर यहाँ पे अभी हमने क्या किया ना, इसको इसको हटा देंगे डॉलर को, तो फिर क्या होगा ना, वो रिलेटिव डेट लेगा, रेफरेंस डेट नहीं लेगा पूरे। तो इसको क्लिक करेंगे ओके, और फिर इसको ओके करेंगे तो आप बराबर से देख सकते हैं कि आज की डेट को जो पहले भी सारे रोज है वो हाईलाइट हो सके। तो ऐसी चीजें हम फर्स्ट फॉर्मूला में कर सकते हैं। अभी दूसरी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि मुझे नेक्स्ट 3 डेज का ड्यू डेट वाला जो रोज है ना वो हाईलाइट करने हैं। मतलब जो भी है ये 3 रोज है ये हाईलाइट करने हैं। तो इसके लिए भी हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। इसके लिए क्या कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, फिर से सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल रखेंगे यहाँ पे, फिर से सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे अभी D3 सिलेक्ट करेंगे, ये जो है हमने, और उसमें से माइनस करेंगे हम टुडे। इफ इट इज लेस देन इक्वल टू 3 है तो इसको हम फॉर्मेट करेंगे कोई दूसरे कलर से, इसको ए सिलेक्ट करते और क्लिक किया ओके करते, ऐसे अप्लाई कर देते। अभी सबको ये अप्लाई करेंगे तो ये पूरा अप्लाई होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि हम अभी जो 2 रूल लिखे, पहला वाला रो रो को इसने ओवरराइट कर दिया, इसलिए क्या करना है, इसको नीचे मूव करना और क्लिक ऑन ओके करना। अभी ऐसे हुआ, फिर भी ये पूरा दिखा रहा है, पूरा हाईलाइट किया था, अपने को सिर्फ ये 3 रो दिखने चाहिए। इसलिए क्या करना है ना, ये अपना कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, मैनेज रूल्स में जाएंगे, यहाँ पे फिर से हम वो जो रेफरेंस है ना उसको हटा देंगे और रिलेटिव डेट ले लेंगे, तो फिर ये बराबर से 3 ही रोज डिस्प्ले हो जाते हैं। अभी दूसरा ऐसे एक रिक्वायरमेंट हो सकती है कि मेरे को ये पूरा डेटा, जिसमें कि मेरी प्रायोरिटी 1 है, ये प्रायोरिटी 1 है लेकिन वो कंप्लीटेड नहीं है, तो इसको हाईलाइट करना है। ऐसे ऐसे कौन से रिकॉर्ड्स है उसको हाईलाइट करना है, तो फिर हम उसको क्या कर सकते हैं, फिर से एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग लेंगे, इसको पूरा सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग करेंगे, न्यू रूल करेंगे, और इसमें लिखेंगे एक एंड का ऑपरेटर ऑपरेटर है, अपने को मल्टीपल कंडीशंस लिखनी है। तो पहले हमें ये प्रायोरिटी लेनी है, तो ये प्रायोरिटी हम ले लेंगे इज इक्वल टू 1, ये प्रायोरिटी 1 है, तो हम इसको लेंगे, ये डॉलर को हटा देंगे और सेमीकोलन देंगे। अभी अपनी जो स्टेटस भी है, स्टेटस क्या है, स्टेटस भी अगर 0 है तो हम इसको 0 करेंगे, और तीसरी कंडीशन है जो कि टुडेज, ये जो D3 है इसको पूरा कंसिडर करना है, इफ लेस देन टुडे करेंगे, और ये इसको क्लोज कर देंगे। अभी इसको फॉर्मेट करेंगे, एक टेक्स्ट फॉर्मेट में जाएंगे, इसको बोल्ड करेंगे और इसका कलर हम रेड कर देंगे ताकि पता चले, और इसको ओके करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं, इसको अगर हम करते हैं तो अभी आप देख सकते हैं कि ऐसे वैसे हाईलाइट हो गया है ये पूरा। आप अभी देख सकते हैं कि ये जो भी जो प्रायोरिटी है जो कि कंप्लीटेड नहीं हुआ, ये इसको हम हाईलाइट कर देंगे। तो ऐसी चीजें हम कर सकते हैं। ये आप फॉर्मूला देख सकते हैं, इस फॉर्मूला में वैसे हमने लिखा हुआ है। आप जैसे देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला ऐसे है, जिसमें कि हमने एक 3 कंडीशन यूज किए हुए, प्रायोरिटी 1, फिर स्टेटस कंप्लीटेड और नॉट कंप्लीटेड के लिए 0 है, और जो है डेट वो आज के पहले वाली जो सारी रिकॉर्ड्स है, तो इसको हम हाईलाइट करना चाहते थे तो हमने ये कंडीशन यूज किया। ऐसे ऐसी चीजें हम कर सकते हैं जाके हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग एज पर आवर रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, तो फिर ये अपना नए रूल्स हम खुद लिख सकते हैं अपने हिसाब से, और फिर उसको हम जैसे चाहिए अपने वैसे अचीव कर सकते हैं। ये सेशन में हम देखेंगे कि कस्टम एडवांस कस्टम फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। मतलब जो भी नंबर्स रहते हैं, जैसे कि रेवेन्यू हुआ, बजट हुआ, प्रॉफिट हुआ, ऐसे जब नंबर रहते हैं तो बहुत बड़े 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 फिगर्स रहते हैं। मतलब कभी कभी क्या होता है ना, ये हम अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाते, जल्दी से अपने को समझ में आता नहीं कि कितना 1000 है
मतलब हजार में है, लाखों में है, करोड़ में है, या और उससे ज्यादा भी है, ये हमें कभी समझ में नहीं आता। तो फिर इसीलिए हमें थोड़ा इसको आसान करने के लिए वहाँ यहाँ पे कुछ कस्टम फॉर्मेटिंग एक्सेल ने दी है, वो हम यूज कर सकते हैं। अभी देखते हैं कि अभी ये ग्रॉस रेवेन्यू ये कॉलम है। तो अभी अब इसको हम फॉर्मेट करेंगे, तो कैसे कर सकते हैं हम इसको फॉर्मेट। इसको हम जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, इसको फॉर्मेट सेल्स में जाएंगे, या तो फिर कंट्रोल+1 ये बटन प्रेस करेंगे तो भी ये फॉर्मेट आएंगे, यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट में आएंगे। अभी हमें ये यूज करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये अभी अभी हम ये यूज कर सकते हैं कि जिसको ये नॉर्मल फॉर्मेट है, मतलब बहुत सारे फॉर्मेट हम जो ऐड करते हैं पहले वो फॉर्मेट रहते हैं, अब हम ये वो यूज कर सकते हैं, और अगर उसको यूज करेंगे ये ऐसे कॉमा सेपरेटेड में आ जाता है बराबर से उसके प्लेसिंग होके। इसमें अगर हम उसको करेंसी सिंबल भी देना चाहते हैं, तो फिर करेंसी सिंबल में कैसे दे सकते हैं कि हम इसको यहाँ पे एक ऐड कर सकते हैं, या तो डॉलर साइन का ऐड कर सकते हैं, या तो फिर अपना कोई अदर करेंसी है जैसे कि इंडियन रुपी है, वो भी हम ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे आ गया ये। अभी आप देख सकते हैं कि इसको अगर हम ऐड करेंगे, इसको एक जीरो जीरो भी ऐड करना है, तो फिर कैसे कर सकते हैं जीरो। तो इसको यहाँ पे एक जीरो जीरो डेसिमल आप लिख सकते हैं और उसको ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे ये थोड़ा अभी अच्छा दिखता है। अभी आप देखेंगे इसकी जो अंडरलाइंग वैल्यू है उसको भी ये ऐसे दिखता है। अभी ये थोड़ा ऐसे बड़ा नंबर है, फिर भी मतलब बराबर से फॉर्मेट हुआ है, डॉलर वालर ऐड होके, करेंसी सिंबल ऐड होके, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा है, मतलब 1000 तो फिर हम इसको कैसे कम कर सकते हैं, ये जीरो को कैसे कम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो जीरो जीरो है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक कॉमा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे के। तो क्या होता है ना, के मतलब 1000। तो एक 3 जीरो का एक सेमीकोलन दिया तो 3 जीरो कम हो जाता है, उसको के बोलते हैं। और उसे ओके ओके करेंगे तो फिर ये ऐसे आ जाता है। अभी देखिए आप, ये वैल्यू तो सेम है, लेकिन इसका अभी दिख रहा है कि के मतलब क्या है, 1000। फिर भी ये थोड़ा बड़ा नंबर है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम थोड़ा और चेंज कर सकते हैं, और उसको लिखेंगे यहाँ पे के बजाय एम लिखेंगे, मतलब मिलियन रहेगा, और एक कॉमा ऐड करने की, ताकि 3 जीरो और कम हो जाए। तो ऐसे अभी आप देख सकते हैं कि $82.30 मिलियन, और सब अगर ये पूरे कॉलम को ऐड करना है, इसको मेरे फॉर्मेटिंग, तो मैं इसको ऐसे सिलेक्ट करूंगा और इसे अप्लाई कर दूंगा। अभी सेम फॉर्मेटिंग मेरे को ये कॉलम को भी ऐड करनी है। अभी आप देख सकते हैं ये मिलियन तो आ गया है, लेकिन इसका अंडरलाइन वैल्यू बराबर वही है, मतलब जो पुरानी हो, सिर्फ दिखने में वो चार्ट में दिखता है और अच्छा दिखता है। तो ऐसी चीजें हैं। अभी इसको हम फिर से मैं इसको फॉर्मेटिंग ऐड कर दूंगा, निकाल दूंगा, और फिर इसको ऐड कर दूंगा। ठीक है। तो ऐसे ये दूसरे कॉलम को भी फॉर्मेटिंग हो गया, उसकी भी वैल्यू ऐसे है। अभी ये फॉर्मेटिंग ठीक कर देता हूँ दोनों की। अभी जो प्रॉफिट है, अभी प्रॉफिट में कैसे ना, सपोज पॉजिटिव नेगेटिव रहता है, कभी कभी वैल्यू प्लस रहती है, कभी माइनस रहती है। तो इसको भी हम थोड़ा हाईलाइट करेंगे। अभी आप देखेंगे ये सारे रोज पॉजिटिव है, लेकिन एक इसमें है ये माइनस है, लेकिन वो थोड़ा ऐसे दिखता नहीं, मतलब तुरंत अपने अपने को दिखना चाहिए कि ये हाईलाइट हो गया। मतलब अगर कोई निगेटिव वैल्यू है तो फिर उसको वो हाईलाइट होनी चाहिए। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसको क्या कर सकते हैं ना, हमें हाईलाइट करना होता है या तो फिर प्रॉपरली फॉर्मेट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक फॉर्मेटिंग में जाएंगे, कस्टम फॉर्मेटिंग में जाएंगे, और इसको यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट करेंगे इसको। ये भी हम ऐसा अपना ये सिलेक्ट करेंगे, या तो फिर ये सिलेक्ट करेंगे, तो रेड देखेंगे। आप देख सकते हैं कि अगर माइनस है वैल्यू तो उसको रेड में हाईलाइट हो जाएगी। इसको सिलेक्ट करेंगे हम, तो आप देख सकते हैं कि ये बराबर से पॉजिटिव ऐसे आ गया है और नेगेटिव ये रेड में आ गया है। ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें चाहिए कि इसको पॉजिटिव वालों का दूसरा कलर देना है हमें, तो कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पे जाएंगे और फिर यहाँ पे पहले लिखेंगे ब्लू। ऐसे लिख सकते हैं हम कि पॉजिटिव रहेगी तो ब्लू दिखेगी, निगेटिव रहेगी तो रेड दिखेगी। ऐसे फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं। अगर नहीं चाहिए कलर कोई तो भी वो उसको हम हटा सकते हैं। ऐसे फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं। इसको अभी आपको चाहिए कि ये रेड नहीं दिखने चाहिए, या रेड के बजाय मुझे प्लस माइनस दिखना चाहिए, तो ये ऐसे कर सकते हैं। या ब्लू की जगह पे मुझे प्लस ऐड करना है, तो इसको ऐसे ऐड कर देंगे। तो ऐसे ये हो गया बराबर से। ठीक है, आप देख सकते हैं
ये माइनस भी आ गए और प्लस भी आ गए। ऐसी चीजें हम कर सकते हैं, ऐसी फॉर्मेटिंग हम यूज कर सकते हैं, कस्टम फॉर्मेटिंग। अब हमें अगर कोई दूसरी फॉर्मेटिंग चाहिए, कोई अलग ही फॉर्मेटिंग चाहिए, तो हम यहाँ पे प्रॉपरली टाइप करेंगे और उसको यूज करके हमें जैसे नंबर चाहिए वैसे हम डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये बहुत ही यूजफुल ट्रिक है जिसको हम हमें पता होना चाहिए। जैसे जब भी कि अब हमें बहुत सारे बड़े बड़े नंबर नहीं दिखाने, उसको शॉर्ट में दिखाना है मीनिंगफुल वे में, तो ये फॉर्मेटिंग हम यूज कर सकते हैं। एक्सेल में कभी कभी ऐसा डेटा आता है कि जो कि एक्सेल एक्सेल समझ नहीं पाता कौन से डेटा टाइप में फॉर्मेट करना है सर। डेट वैल्यू ऐसे है कि कभी कभी वो टेक्स्ट फॉर्मेट में आ जाती है, और एक्सेल समझ नहीं पाता कि उसको कैसे प्रॉपरली फॉर्मेट करे। जैसे कि अभी एक कॉलम है जिसमें कि ये डेट है। अभी ये डेट है जो जनरल डेटा टाइप दिख रहा है, या डेट भी अगर हम कन्वर्ट कर देते ऐसे, इसको यहाँ से लेके डेट भी बोल देते, तो भी फिर उसको हम अगर कन्वर्ट करने जाएंगे कोई प्रॉपर फॉर्मेट में, जैसे कि डी डी एम एम वाई वाई में, या फिर एम एम डी डी वाई वाई फॉर्मेट में, तो उसको हम यहाँ पे अगर चेंज करना चाहेंगे 14/3/2012, तो फिर भी कि ये कन्वर्ट होता ना ये, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता ये फॉर वैल्यू क्या है। मतलब ये जो सैंपल यहाँ पे वैल्यू दिख रहे, ये उसको समझ में ही नहीं आता कि ये डेट है। तो इसके लिए हमें एक्सेल में हम कुछ फॉर्मूला लिख सकते हैं जिससे कि अपना डेटा, ये जो वैल्यू है, इसमें से ईयर मंथ और डे, इसको एक्सट्रैक्ट करके उसको डेट बना सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम एक कॉलम यहाँ पे ऐड कर देंगे, और इसको यहाँ पे बोलेंगे न्यू डेट। अभी इसमें से तो फिर अपने हमें कुछ डेट वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करनी है। मतलब हम एक वन बाय वन मंथ एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर डे एक्सट्रैक्ट करेंगे, और फिर ईयर करेंगे। तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे मंथ मंथ निकालना है। तो मंथ के लिए एक फंक्शन है मिड। मिड मतलब जो बीच की जो वैल्यू है, ये मंथ है। यहाँ पे आप देख सकते हो 1950 के बाद जो 01 है वो मंथ नंबर है। तो उसको हम लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A2 मतलब ये कॉलम है, और उसमें से फिर मेरे को कौन सी वैल्यू चाहिए, कितने डिजिट चाहिए, सो 4 डिजिट के बाद जो वैल्यू चालू होती है, मतलब पांचवा डिजिट जहाँ पे चालू होता है वो कंसिडर करना है, और 2 नंबर की जो वैल्यू 2 डिजिट चाहिए, तो फिर 2 एक्सट्रैक्ट करें और यहाँ पे हिट एंटर करें। ऐसे करेंगे तो अगर सब जगह पे अप्लाई कर देंगे तो पूरे सारे के मंथ जो है वो प्रॉपरली एक्सट्रैक्ट हुए। अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 ऐसे। अभी हम डे को एक्सट्रैक्ट करेंगे, कैसे करेंगे, पहले इसको यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, इसको एम्परसेंड करेंगे, और मतलब हम लेंगे, मंथ लेंगे, उसके बाद स्लैश देंगे, और उसके बाद हम अभी डे निकालेंगे। डे निकालने के लिए राइट का जो फंक्शन है इसको यूज करेंगे। राइट से हमें सिर्फ 2 डिजिट चाहिए, तो ये वैल्यू हो गया, और फिर 2 डिजिट चाहिए मेरे को, तो ऐसे ये हो गया। तो ये आ गया, और अभी हम इसको सबको अप्लाई करेंगे तो बराबर से उसके सारे डे आ जाते हैं। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें से बराबर से डेट डे एक्सेट के। अभी तीसरा फंक्शन हमें यूज करना है, लेफ्ट से सिर्फ 4 डिजिट ईयर ईयर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसको फिर से कॉन्केटेनेट करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे लैपटॉप। अभी वैल्यू तो वही रहेगी A2, और उसके 4 4 डिजिट निकालने, तो ये होगा ऐसे। अभी जब हम ऐसे करते हैं और इसको पूरे रोज को ऐड करेंगे, तो फिर आप देख सकते हैं कि बराबर से इसके ईयर और मंथ डेज एक्सेट हुए हैं, और ये अभी अभी लग रहा है कि ये डेट है। अभी मैं इसको ट्राई करूंगा कि मेरे को इसको अलग से फॉर्मेट में चाहिए। मतलब अभी जो दिख रहा है MMDD YY के फॉर्मेट में दिखता है, मेरे को ये चाहिए DDMMYY फॉर्मेट में। अगर मैं इसको करता हूँ तो भी ये कन्वर्ट नहीं होता, क्योंकि इसको समझ में नहीं आता, ये अभी भी टेक्स्ट वैल्यू। तो इसके क्योंकि हमने सिर्फ एक्सट्रैक्ट किया, टेक्स्ट टेक्स्ट में से सिर्फ अलग अलग टेक्स्ट निकाला, और फिर उसको एक्सट्रैक्ट किया। तो अभी हम इसको कैसे करेंगे, इसको डेट में कन्वर्ट करना है तो फिर डेट वैल्यू। अभी इसको हमें कन्वर्ट करना है तो हम इसको डेट वैल्यू का फंक्शन लिखेंगे, और इसको ब्रैकेट में डाल देंगे सिर्फ, और यहाँ पे ऐड कर देंगे। जैसे कि किया मैंने, इसको सबको अप्लाई कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये फॉर्मेट मैंने जो अभी सिलेक्ट किया है उसको वैसे हुआ। अभी मैं इसको चेंज करने जाऊंगा, कोई अलग से फॉर्मेट में चाहिए मेरे को, तो मैं यहाँ पे ऐसे हो सकता है। तो ऐसी ये हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी ये प्रॉपर डेट फॉर्मेट है, और आप इसके फॉर्मेट सेल्स में देखेंगे तो फिर इसको ये समझ में आता है, ये ऐसे सैंपल है, ये डेट फॉर्मेट है।
ऐसे हम टेक्स्ट को डेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे कुछ फॉर्मूला लिख के और फिर उसका डेट वैल्यू फंक्शन यूज करके। और ये बहुत ही यूजफुल ट्रिक है। जब हमारा डेटा सही नहीं है, सोर्स से डेटा गलत आ रहा है, तो फिर हम इसको बराबर से प्रॉपरली फॉर्मेट कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं वेरी बेसिक टिप, जो कैलकुलेशन मोड में होती है फॉर्मूला जब हम लिखते हैं। एक कैलकुलेशन मोड करके एक ऑप्शन रहता है एक्सेल में, जिसको हम ऑटोमेटिक या मैनुअल सेट कर सकते हैं। और इसका क्या मतलब है? ऑटोमेटिक, जब जब भी बाय डिफॉल्ट जब भी एक्सेल हम ओपन करते हैं, तभी उसका मोड ऑटोमेटिक ही रहता है, मैनुअल नहीं रहता। सिर्फ हमें कुछ इंटेंशनली मैनुअल सेटअप करना होता है, तभी हम करेंगे। ऑटोमेटिक कैलकुलेशन मोड से क्या होता है ना, कोई फॉर्मूला, अगर एक फॉर्मूला हम लिख देंगे, उसका ऑपरेशंस है सपोज मल्टीप्लिकेशन करना, और वो दूसरे इसमें भी, दूसरे सेल में भी हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे, तो फिर वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है। अदरवाइज अगर मैनुअल करेंगे तो फिर मैनुअल कैलकुलेशन करना होता है। तो इसीलिए हमें वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, कभी मैनुअल यूज करना है, कभी ऑटोमेटिक यूज करना है। जब भी हमारा डेटा थोड़ा रहेगा, स्मॉल सेट ऑफ डेटा रहेगा, तभी हम ऑटोमेटिक कैलकुलेशन मोड कर सकते हैं। बहुत ही बड़ा डेटा है, मतलब लाखों में रिकॉर्ड से, और फिर उसमें प्रोसेसिंग में टाइम चला जाएगा, तभी उस टाइम पे थोड़ा मैनुअल हम मोड रख सकते हैं, ताकि अपना परफॉर्मेंस टाइम बच सके। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे होता है। तो ये है मेरा एक डेटा है, जिसमें कि थोड़ा क्वांटिटी, रिटेल प्राइस और यूनिट कॉस्ट है। तो अभी सेल्स प्राइस हमें कैलकुलेट करना है। तो उसके पहले मैं इसका कैलकुलेशन मोड जो है वो हम सिलेक्ट करेंगे। इसमें फॉर्मूलाज में जाएंगे, और यहाँ पे एक ऑप्शन है कैलकुलेशन ऑप्शंस। इसको ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट अपने यहाँ पे देख सकते हैं कि सिलेक्ट किया हुआ है, लेकिन इसको मैनुअल करते। अभी मैनुअल करेंगे तो, और यहाँ पे एक अपना फॉर्मूला लिखते कि क्वांटिटी इंटू रिटेल प्राइस माइनस यूनिट कॉस्ट, एंड इसको कैलकुलेट करेंगे, और फिर इसको सारे सेल पे अप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसका सेम ही वैल्यू दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन ही हुआ नहीं, ये सेल तो दिख रहे। आप देख सकते हैं इसका बराबर से सेल चेंज हुआ है, लेकिन कैलकुलेशन हुआ नहीं, ये क्योंकि मैंने इसको मैनुअल सिलेक्ट किया। अभी मैं इसको ऑटोमेटिक अगर सिलेक्ट कर देता हूँ, तो और ये फॉर्मूला लिखने के बाद मैं सिर्फ इसको अप्लाई कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इसको ये बराबर से फॉर्मेट हुआ और कैलकुलेशन हुआ, और बराबर से इसको उसकी कैलकुलेशन निकल रही है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन सिलेक्ट किया हुआ है। तो ऐसे हम कर सकते हैं। बहुत ही लार्ज, मैं बोला कि लाखों लाखों में रिकॉर्ड से और प्रोसेसिंग में टाइम चला जाएगा, तभी मैनुअल यूज करें। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट जो रहता है ऑटोमेटिक, उसको सिलेक्ट कीजिए, ये अपना काम हो जाता है। कभी कभी क्या होता है ना कि हमें कुछ फार्मूला हम लिखते हैं, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते बराबर से। मतलब क्या होता है ना, कुछ फार्मूला हम लिखेंगे, अभी ऐसे एक फार्मूला यहाँ पे अभी देख सकते हैं कि इसको थोड़ा रीड करने जाएंगे, मतलब तो वो थोड़ा पढ़ने में, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि कैसे होता है ना कि इतना सारे कंडीशन, ये क्या एग्जैक्टली इतना जल्दी समझ में नहीं आता। थोड़ा हम ध्यान देंगे तो समझ में आता है कि ये कुछ वैल्यू चेक कर रहा है। अगर उसके हिसाब से, अगर वो 35,000 के ऊपर है तो वेरी लार्ज है, फिर उसके बाद 30,000 के ऊपर है तो लार्ज, और फिर मीडियम है तो फिर 25,000 के ऊपर, ऐसी कुछ वैल्यू, और फिर इसका कैटेगराइजेशन ऐसे डिस्प्ले होता है। लेकिन ये थोड़ा भी, इससे भी थोड़ा हम, एक सिंपल टेक्निक है जिसको हम, ये फॉर्मूला जो लिखा है वो थोड़ा यूजर फ्रेंडली और अच्छा कर सकते हैं। और दूसरा कोई ये फॉर्मूला को रीड करना चाहिए, तो फिर वो जल्दी रीड कर पाएगा। वैसे कर सकते हैं। इसको थोड़ा हम ऐसे यहाँ पे थोड़ा बड़ा करेंगे, और यहाँ पे एक अल्ट प्लस एंटर एक की है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे करेंगे, अल्ट प्लस एंटर, तो ये ऐसे नीचे आ जाएगा। फिर से यहाँ पे अल्ट प्लस एंटर, फिर यहाँ पे ऐसे। तो ऐसे हम इसको थोड़ा और ऑर्गेनाइज करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये G10 कॉलम अगर 35,000 से ज़्यादा है तो वेरी लार्ज, ऐसे इतना ये अभी बहुत जल्दी समझ में आता है, और बहुत जल्दी हम पढ़ पाते हैं। तो ऐसे ये ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बहुत सारे, बहुत ही सिंपल टेक्निक है अल्ट प्लस एंटर की, जो कि हमें बहुत बार पता नहीं होती, लेकिन अगर हम इसको ऑर्गेनाइज करेंगे अच्छी तरह से, तो फिर अगर हम इसको यूज करेंगे तो से फॉर्मूला, अच्छी तरह से फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, और उसको हम अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। और दूसरा कोई भी अगर आता है और बोलता है कि मुझे ये फॉर्मूला समझना है, तो फिर वो जल्दी समझ पाएगा, और उसको मॉडिफाई करना तो फिर मॉडिफाई भी कर सकता है। तो ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है, जो कि हमें यूज करनी चाहिए। एक्सेल में हम यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं। मतलब
हमें फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर कन्वर्ट करना है, या तो फिर किलोग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, या वेट को फुट से मीटर में कन्वर्ट करना है, हाइट को, तो ऐसे कुछ कर सकते हैं। और ये विदाउट कन्वर्जन कैलकुलेटर, मतलब कोई भी हम कैलकुलेटर ना यूज ना करके भी हम एक्सेल में फॉर्मूला लिख के कन्वर्ट कर सकते हैं। और तो ये बहुत सिंपल है, कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए अभी एक कॉलम है अपना टेम्परेचर वाला, डिग्री फ़ारेनहाइट में ये वैल्यू, इसको हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो फिर क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कन्वर्ट फंक्शन। एक कन्वर्ट फंक्शन है, इसमें हम वैल्यू लिखेंगे, ये फर्स्ट वैल्यू इसको कन्वर्ट करना है। इसका यूनिट क्या है वो देना पड़ेगा पहले। तो यूनिट अपने हमें डिग्री फ़ारेनहाइट यूनिट है, तो फिर उसको हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो ये यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे इसको, अभी जब ये हम डिग्री फ़ारेनहाइट देंगे तो फिर उसके रिलेवेंट ही, मतलब जिसमें कन्वर्ट कर सकते हैं उसी का वैल्यू यहाँ पे दिखेगा। मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट सिर्फ डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन, डिग्री रैंकिन, डिग्री र्यूमर, यही इसमें यूज कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए वो ऑप्शंस दिए हुए, तो हमें डिग्री सेल्सियस में करना है, तो यहाँ पे सी टाइप कीजिए और यहाँ पे एंटर कीजिए। तो फिर आप देख सकते हैं कि ये बराबर से कन्वर्ट हो गए हैं। आप कन्वर्जन कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हैं इसकी वैल्यू बराबर है कि नहीं। तो ये पहली बार हो गया। तो फिर अभी हमें इंचेस में ये हाइट है, तो फिर हमें इसको सेंटीमीटर में करना है। तो कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए फिर से हम कन्वर्ट फंक्शन लिखेंगे। कन्वर्ट में लिखेंगे तो फिर ये वैल्यू आ गई। उसके बाद हम लिखेंगे इंचेस, हमें ढूंढना पड़ेगा इंचेस कहाँ पे है, वो है यहाँ पे। इसको सिलेक्ट कीजिए, फिर टैब दीजिए, और फिर उसके बाद हमें इसमें इसको सेंटीमीटर में करना है। अभी सेंटीमीटर यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिख नहीं रहा, तो यहाँ पे हम जो पहला मीटर वाला जो है ऑप्शन, उसको सिलेक्ट करते हैं और अभी देखते हैं कि कैसे होता है। तो इसको आ गया 2.1082, ये मीटर में हो गए। लेकिन अगर इसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पे भले वो दिख नहीं रहा सेंटीमीटर ऑप्शन यहाँ पे, लेकिन हम इसको मीटर के वजह सीएम कर सकते हैं, और इसको एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसका कैलकुलेशन बराबर हुआ है 210 सेंटीमीटर। आप कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं, 83 इंच को 210 सेंटीमीटर कन्वर्ट हो जाता है। इसको सबको अप्लाई करेंगे, ऐसे भी हम यूज कर सकते हैं। अभी ये एलबीएस में वेट है, इसको किलोग्राम में करना है। तो एलबीएस में करना एलबीएस का जो वेट है उसको कन्वर्ट करने के लिए फिर से हम यहाँ पे कन्वर्ट फंक्शन लिखेंगे। इसको हम दे देंगे ये वैल्यू। इसका यूनिट है एलबीएस पाउंड, ये है यहाँ पे। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, और इसको हमें किस में चाहिए, केजी में चाहिए। तो अभी यहाँ पे भी केजी का ऑप्शन नहीं दिख रहा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे केजी टाइप कर देंगे ऐसे और मैन्युअली, और फिर तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। और ये ऐसे हम सबको अप्लाई करेंगे। तो ऐसे आसान तरीके से हम कोई भी यूनिट कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये बहुत हेल्पफुल है। ऐसा फॉर्मूला लिख के, जैसे कि एक्सेल अपने को हमें हेल्प करता है ये कन्वर्ट करने में। एक्सेल में हम आज की डेट, या आज की डेट के साथ उसका समय भी हम डिस्प्ले कर सकते हैं, लेकिन ये हम हार्ड कोडेड नहीं रख सकते। मतलब अभी आज मैं कुछ डेट, आज की डेट ऐड करूंगा तो कल भी वही नहीं दिखनी चाहिए। कल कल अगर मैं ये फाइल ओपन करूंगा तो फिर कल की डेट दिखनी चाहिए वहाँ पे। तो इसके लिए कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे, अगर मैंने अभी आज की डेट ऐसे डाली यहाँ पे, तो मैं अगर कल ओपन करने जाऊंगा तो यही वाई फाइल दिखेगी, क्योंकि ये हार्ड कोडेड है, ये चेंज नहीं हो सकती। तो इसको चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं, टुडे करके एक फंक्शन है, इसको अगर हम यूज कर देते तो आज की डेट बराबर से दिखेगी। ये ऐसे हम टुडे यूज कर सकते हैं। टुडे फंक्शन क्या करता है ना, अपनी डेट प्रॉपरली दे देता है। और अगर मैं कल भी ये फाइल ओपन करने जाऊंगा तो फिर कल की डेट दिखेगी 1 अगस्त हियर। ऐसे यहाँ पे ये फंक्शन करता है। अभी मुझे ये दोनों में से डिफरेंस निकालना है, तो फिर कैसे कर सकता हूँ, दिस माइनस दिस। तो जो भी है उसका डिफरेंस यहाँ पे डिस्प्ले होता है, मतलब नंबर ऑफ डेज में डेटा डिफरेंस दिखाता है। अभी सिमिलरली हमें टाइम भी निकालना है। आज अभी का टाइम क्या है, तो इसके लिए हमें एक नाउ करके फंक्शन है, तो इसको हम यूज करेंगे। तो फिर आप देख सकते हैं कि 31 जुलाई 11:26 इज द टाइम। अभी ऐसे ये टाइम है, अगर इसमें मुझे सिर्फ टाइम दिखाना है, मतलब करंट टाइम दिखाना है, मतलब डेट नहीं दिखाना है, तो फिर कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए एक टाइम फंक्शन है, लेकिन उसके लिए फिर हमें आवर्स मिनट सेकंड दिखाना होता है। तो फिर हम क्या करेंगे, ये इसमें से आवर्स मिनट्स और सेकंड एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, इसको आवर बोलेंगे ये फंक्शन, और इसको ये वैल्यू दे देंगे। फिर मिनट लिखेंगे, फिर उसके बाद फिर से वो वही सेल देंगे, फिर सेकंड देंगे, और फिर वही देंगे।
ऐसे तीनों पार्ट दिए, आवर्स, मिनट, सेकंड, तो फिर वो बराबर से उस डेट में से एक्सट्रैक्ट करेगा और फिर अपने को ये दिखाएगा कि दिस इज द करंट टाइम। ऐसे हम यूज कर सकते हैं। ये पहली मेथड है। दूसरी मेथड क्या है ना, तो इसका डिफरेंस का कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब ये दोनों डेट में से अगर हम टाइम डिफरेंस करेंगे तो फिर कैसे करेंगे, तो ये हम यह वैल्यू ले लेंगे, तो हम ये वैल्यू ले लेंगे इसमें ये वैल्यू लेंगे, फिर उसको माइनस करेंगे ये वैल्यू से, तो ये बराबर से 11:28 ये टाइम आ गया। तो ऐसे जो भी टाइम है अपना वो इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इसमें से, और दोनों टाइम का अगर डिफरेंस मेरे को निकालना है तो फिर कैसे कर सकते हैं इसको, ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू, ऐसे करें तो फिर ये बराबर से टाइम आवर्स आवर्स और मिनट में ये टाइम डिफरेंस चला आता है। तो ऐसी चीजें हम कर सकते हैं, ये हमेशा चेंज होता रहेगा, मतलब कल कोई 6 महीने के बाद भी कोई ये फाइल ओपन करता है तो वो 6 महीने के बाद की टाइम और डेट दिखाएगा। तो ऐसे ये बहुत यूजफुल है टुडे और नाउ फंक्शन, जो कि हमें यूज करनी चाहिए जब जब हमें जरूरत पड़े, हार्ड कोडेड वैल्यू नहीं देनी। फॉर्मूला ऑडिटिंग टूल बार ऐसे एक फीचर है एक्सेल में, जो कि हम अपने कैलकुलेशन जो फॉर्मूला लिखते हैं, बहुत सारे कैलकुलेशंस या बहुत सारे फॉर्मूले हम लिखते हैं, तो कभी कभी क्या होता है ना कि हमें ट्रेस बैक करना होता है कि ये पर्टिकुलर फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट होता है, कौन से इनपुट पैरामीटर्स है, इनपुट वैल्यूज उसको प्रोवाइड किए हुए ऐसे, या तो फिर कभी एरर आता है, कुछ हैश वैल्यू हैश एरर ऐसे फॉर्मूला में आ जाता है, तो हमें फाइंड आउट करना होता है कि इसका ट्रेस बैक कैसे करेंगे इसको, ये कौन किसकी वजह से ट्रेस एरर आ रहा है। तो बहुत बार ऐसे कैलकुलेशंस होते हैं, तो हमें ये फॉर्मूला ऑडिटिंग टूल बार बहुत हेल्पफुल है, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं वो देखते हैं। इसमें अभी क्या है ना कि ये एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन है जो कि मैंने अभी पहले किया था उसको, और अभी इसको मैं अगर कुछ चेंज कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसका वैल्यू ये चेंज हुआ। अभी मैन्युअली ये बहुत सारा बहुत छोटा कैलकुलेशन है, तो फिर हमें पता चल जाता है कि इसको मैं एडिट करूंगा तो फिर ये 3 सेल्स हाईलाइट हो जाते हैं, और यहाँ पे भी देखूंगा कि D4 × D7 प्लस D11 ऐसा एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो ये सिंपल है, लेकिन बहुत सारे फॉर्मूले रहते हैं, मतलब सपोज कीजिए कि 50 फॉर्मूले है इसमें, और हमें फाइंड आउट करना है कि इसका इनपुट कौन है इसके ऊपर, और या तो फिर ये वैल्यू किसके ऊपर किस फॉर्मूला के लिए यूज होती है, मतलब डिपेंडेंट या तो प्रेसिडेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करना है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूलाज का मेनू है, यहाँ पे देखेंगे तो अभी इसमें क्लिक करेंगे, ये लास्ट की वैल्यू है तो ट्रेस डिपेंडेंट करने का, ट्रेस डिपेंडेंट मतलब ये फाइनल कैलकुलेशन है, ये भी इसके इसके वैल्यू पे ये वैल्यू पे कोई भी डिपेंडेंट नहीं है अगर हम ट्रेस डिपेंडेंट करेंगे तो। लेकिन प्रेसिडेंट करेंगे, ट्रेस प्रेसिडेंट, तो देख पाओगे कि यहाँ पे पहली एक वैल्यू है, दूसरी एक वैल्यू है और तीसरी एक वैल्यू, ये तीसरी वैल्यू से कैलकुलेट होता है। आप देख सकते हैं फॉर्मूला D4 × D7 प्लस D11, 3 सेल का डेटा है, वैसे ये 3 सेल यहाँ पे दिखा रहा है। सिमिलरली इसके लिए भी कर सकता है वो ट्रेस प्रेसिडेंट, ये 3 वैल्यू यहाँ पे यूज की हुई। तो ऐसे ये डिपेंडेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं अभी, ये ऐसे प्रेसिडेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हमें क्या करना है ना, इसके डिपेंडेंट फाइंड आउट करना है। सपोज ये एक वैल्यू है, ये कहाँ कहाँ पे और कौन से फॉर्मूला पे भी यूज होता है, तो उसको हम अगर यहाँ पे ट्रेस डिपेंडेंट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर फॉर्मूला पे ये वैल्यू यूज होती है, तो और ये यहाँ पे दो जगह पे ये फॉर्मूला ये वैल्यू यूज होती है। इस तरह हम ऐसे कर सकते हैं कि इसको हम देख फॉर्मूला जो ट्रेस डिपेंडेंट है या प्रेसिडेंट्स है उसको यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं और अपने कैलकुलेशन को समझ सकते हैं। कभी एरर आया तो फिर उसको भी हम वैसे चेक कर सकते हैं। एरर चेकिंग के लिए भी ऐसा एक ऑप्शन है, या तो पहले उसके लिए पहले हम इवैल्यूएट फॉर्मूला देखते हैं, ये इवैल्यूएट कैसे होता है कि इसका कैलकुलेशन है, सपोज ये क्या है, तो इसको इवैल्यूएट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक इवैल्यूएट फॉर्मूला का ऑप्शन है, इसमें हम सेलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि D4 हाईलाइटेड है। अगर इसको इवैल्यूएट करेंगे तो पहले वो कैलकुलेट होता है, फिर उसके बाद D7 हाईलाइट हुआ है, उसको हाईलाइट मतलब अंडरलाइन हुआ है, और उसको इवैल्यूएट करेंगे तो फिर उसका वैल्यू आ जाता है, और अभी ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन है उसको अंडरलाइन है मतलब वो इवैल्यूएट होगा, और लास्ट में और फिर ये टोटल उसके बाद ये D11 को इवैल्यूएट करेगा ये, और दोनों को ऐड करके ये फाइनल अपना आंसर दे रहा है यहाँ पे। तो ऐसी चीजें हम कर सकते हैं ये इवैल्यूएशन से। कभी अब हमें समझ में ही नहीं आया कि ये फार्मूला कैसे कैलकुलेट होता है, इसका वैल्यू कैसे इवैल्यूएट होता है, तो हम ऐसे ट्रेस बैक कर सकते हैं। अभी कुछ
एरर जब आती है हैश वैल्यू या तो हैश एरर, सपोज यहाँ पे कुछ मैंने ऐसे ना लेटर डाल दिया जैसे p% है, तो फिर क्या होगा ना कि आप देख सकते हैं कि तीनों जगह पे हैश वैल्यू आ गए, क्योंकि इसका जो फॉर्मेट है ये इसको समझ में नहीं आया। 20 नंबर एक्सपेक्ट कर रहा है लेकिन उसमें कैरेक्टर भी है, तो इसको कैसे करेंगे? अभी इसको मैं ट्रेस करना चाहूंगा तो फिर यहाँ पे एक एरर चेकिंग ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि हेल्प ऑन दिस एरर, ये ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट को लेके जाएगा, लेकिन वो जनरल सॉल्यूशन देता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन देता नहीं अपने एरर पे। शो कैलकुलेशन स्टेप्स मतलब सारे स्टेप दिखाएगा, करना है तो इग्नोर कर सकते हैं। एडिट इन फॉर्मूला बार, एडिट करेंगे तो फिर ये फॉर्मूला एडिट हो जाएगा और हम करेक्ट कर सकते हो आप, लेकिन ये शो कैलकुलेशन स्टेप्स अगर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है इंटू 1 - P20%, ये ऐसे किया मतलब, तो फिर ये गलत हुआ है, इसे वही प्रॉब्लम दे रहा है, हैश वैल्यू एरर आ रहा है। इसकी वजह से क्या हुआ, ये जब नेक्स्ट टाइम भी मल्टीप्लाई होता है तो फिर ये हैश वैल्यू एरर ही देगा। तो ऐसे हम इसको देख सकते हैं शो कैलकुलेशन स्टेप्स करके इसका एरर, और फिर उसको करेक्ट कर सकते हैं। अभी हमें पता चला कि ये वैल्यू है पर्टिकुलर की वो एरर दे रहे हैं, तो सिर्फ इसको करेक्ट कीजिए, बराबर से वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ऐसे हमें ये ऑप्शंस यूज करने। अभी दूसरा एक ऑप्शन है जहाँ पे ट्रेस एरर भी है, और इसको सिलेक्ट करेंगे तो फिर इसको ट्रेस एरर करके ऑप्शन रहेगा, तो आप देख सकते हैं कि ये एरर कहाँ से आ रहा है। मतलब पहला पॉइंट ये, और फिर उसका दूसरा वैल्यू है ये, इसकी वजह से ये दोनों की वजह से ये एरर आ रहा है। ऐसे हम ट्रेस भी कर सकते हैं जब हमें ये ऐसे एरर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, चलिए इसको करेक्ट कर देते हैं, और सब सब सही अभी दिख रहा है। इस तरह हम फॉर्मेटिंग फार्मूला ऑडिटिंग टूल्स यूज करके हमारे डेटा में कुछ अगर एरर्स है, कुछ प्रॉपरली कुछ एरर्स है तो रिजॉल्व कर सकते हैं। एक्सेल में पिवोट टेबल हमने यूज किया हुआ है, जिसमें कि हम पिवोट टेबल ऐसे क्रिएट करते हैं जिसमें कि बहुत सारे ऐसे रोज रहेंगे, रोज के हिसाब से उसका काउंट सम एवरेज ऐसे हम निकाल सकते हैं। ये पिवोट फंक्शनलिटी है जो कि हम ज़्यादातर यूज करते हैं, लेकिन जब हमारा डेटा अनऑर्गेनाइज अनस्ट्रक्चर रहता है तभी पिवोट टेबल ठीक है, लेकिन हमें कभी रिपोर्ट्स या डैशबोर्ड्स बनाने होते हैं तभी हम क्या कर सकते हैं कि ये पिवोट टेबल ऐसे क्रिएट करने के बजाय हम फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, और जो फंक्शनलिटी पिवोट टेबल से अचीव हो सकती है वो फॉर्मूला से भी अचीव हो सकती है। वो कैसे हम चलिए देखते हैं। अभी ये जो ऊपर का जो है वो पिवोट टेबल है, सेम फंक्शनलिटी अगर हम नीचे भी चाहिए, ये कैलकुलेशन हम अगर सही चाहिए तो फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अभी काउंट का काउंट इफ फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सी काउंट इफ एस, ये फंक्शन यूज करेंगे, और इसमें हमें रेंज देनी पड़ेगी। पहले क्या करनी पड़ेगी, कंट्री की रेंज देनी पड़ेगी, सो क्राइटेरिया रेंज इज कंट्री, और इसको F4 प्रेस करेंगे ताकि वो पूरा कॉलम रेफरेंस ले ले। फिर उसके बाद हमें कंट्री कौन सी वैल्यू के लिए कंट्री के लिए करना है, तो फिर इसको हम 2-3 बार F4 दबा देंगे तो फिर ये डॉलर और आई वो पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला बाद में भी नीचे के वैल्यू को लगाना है। तो अ, उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया में ये देना है कि ये जो जेनर है ये बराबर से ले ले, इसके लिए F4 दबाएंगे, और फिर उसका वैल्यू जो भी होगा वो ये होगा, कॉमेडी, ये जो पर्टिकुलर, तो इसके लिए हम F4 दबा देंगे, और फिर ये, तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ गई। अगर हम इसको पूरे इसमें लगा देंगे, अप्लाई कर देंगे, तो फिर आप देख सकते हैं कि ये और ये वैल्यू पूरे सेम आ गए। तो ऐसे ये कैलकुलेट कर सकते हैं हम काउंट इफ फंक्शन से। अभी दूसरा फंक्शन यहाँ पे रेवेन्यू है, रेवेन्यू भी हम सेम यूज करेंगे। वो कैसे करेंगे, सम इफ एस, ये फंक्शन यूज करेंगे, और सम रेंज क्या देंगे हम, रेवेन्यू को दे देंगे, और फिर F4 दबा देंगे, और फिर उसके बाद एक कंट्री भी देना है, हमें कंट्री की रेंज देनी पड़ेगी, ये कंट्री, उसका F4 दबाएंगे, फिर उसके बाद ये कंट्री कौन सी है, फिर अपनी ये कंट्री, तो इसको 2-3 बार दबाएंगे ताकि वो डॉलर उस और वो सेल नंबर आ जाए, ताकि अपन बाद में उसको यूज कर सकते। फिर उसके बाद हमें क्राइटेरिया रेंज टू देनी है, ये देनी है, उसमें हम इसको सिलेक्ट करेंगे F4, और फिर उसके बाद ये पर्टिकुलर वैल्यू इसको भी सिलेक्ट करना है, और फिर इसको बंद कर देते हैं, तो फिर अपना ये वैल्यू और ये वैल्यू आप देख सकते हैं सेम आ गया। हम इसको अगर अप्लाई कर देते हैं तो ये सबके लिए भी सेम आता है, ये देखिए आप।
और अभी एवरेज निकालना है, तो एवरेज के लिए भी अपना एवरेज इफेस फंक्शन है जो कि हम यूज कर सकते हैं। इसमें ये AMDB स्कोर है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, F4 करेंगे, फिर उसके बाद क्राइटेरिया रेंज दे देंगे। क्राइटेरिया रेंज हम फिर से एक कंट्री का रेंज दे देंगे, फिर उसको F4 करेंगे। और उसके बाद ये वैल्यू कौन सी है अपनी, ये कंट्री। तो इसको 3 बार F4 दबा देंगे, फिर उसके बाद ये क्राइटेरिया भी दे देना है हमें। तो इसको F4 करेंगे और फिर उसके बाद हम अभी इसको जो ये पर्टिकुलर वैल्यू है उसको देना है, तो फिर इसको ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं और 8 एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका 6.11 ये आ गए। और हम अब सब जगह पे अप्लाई कर देंगे तो फिर पूरा ये वैल्यू सेम आ गया। तो ऐसे सेम वैल्यू हम ला सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि इसका अगर मैं किसी कोई और वैल्यू सिलेक्ट करता हूँ, जैसे कि एडवेंचर, और यहाँ पे एडवेंचर मैं बोलता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि वही ये वैल्यू आ गई 285 to 37। मतलब ये दो कंट्री के लिए, फ्रांस के लिए भी 8 है, जर्मनी के लिए 7 है, और कनाडा, अभी ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया अगर कर देता हूँ मैं, तो आप देख सकते हैं कि उसकी भी 6 वैल्यू यहाँ पे आ गई। ऐसे चीजें ये बराबर से कैलकुलेट हो जाएगी। ये सेम फंक्शनलिटी जैसे पिवट में जैसे जो होता है वैसे सेम सेम फंक्शनलिटी हम यहाँ पे अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला कैलकुलेशंस, जो कि हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल टेक्निक है, लेकिन हमें पता होनी चाहिए थी। सिमिलर फंक्शनलिटी पिवट टेबल जैसे हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक्सेल में हमें कभी कभी ऐसे रिक्वायरमेंट हो सकते हैं कि कुछ वर्ड्स है, ऐसे कि जैसे स्ट्रिंग है और हमें वर्ड उसका काउंट निकालना है, मतलब कितने वर्ड है ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग में। ऐसे जब हम रिक्वायरमेंट आती है तब हम कैसे कर सकते हैं, ये सेशन में हम देखेंगे। कोई फॉर्मूला है सो उसको हम यूज करके फिर ये वर्ड काउंट निकाल सकते हैं। तो पहली चीज हम करेंगे, अगर इसका मैं सिर्फ लेंथ निकालने जाऊंगा, एलियन करके एक फंक्शन है, इसको अगर लेंथ निकालने जाऊंगा तो 58 आ रहा है। अभी मैं लेंथ मतलब क्या हो रहा है ना, ये पूरा लेंथ कैलकुलेट कर रहा है, मतलब एक एक लेटर का, और वो स्पेसेस भी काउंट कर रहा है। मतलब ये पूरे लेटर जो है वो 50 है, और एक स्पेसेस भी है जो बीच में वो 8 स्पेसेस है, उसको ऐसे टोटल 58 दिखा रहा है। लेकिन अपने को सिर्फ लेटर काउंट नहीं चाहिए, अपने को वर्ड काउंट चाहिए। तो फिर कैसे कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे ना, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जहां जहाँ पे स्पेस है ना उसको ब्लैंक कर देंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करके एक फंक्शन है, इसमें ये यूज करेंगे, और के बाद हम सर्च करेंगे क्या, स्पेस। और स्पेस है तो फिर इसको हम ऐसे ऐड कर देंगे, और फिर ये ऐसे हो। अगर हम ऐसे कर देंगे तो क्या होता है ना कि जहाँ पे स्पेस है उसको हम हटा दे रहे हैं, वो कोई वैल्यू रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये दोनों सारे वर्ड्स एक एक साथ इकट्ठे हो गए। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे, अभी मैं इसकी लेंथ निकालने जाऊंगा तो ये बराबर से 50 आ जाएगी। मतलब जो 8 स्पेसेस है वो निकल लिया। अभी लेकिन हमें हमें ये भी नहीं चाहिए, हमें तो वर्ड काउंट चाहिए, वर्ड कितने। तो फिर उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले जो हमने जो लेंथ निकाली थी उसमें से ये अभी के जो लेंथ है वो माइनस कर देंगे। तो बराबर से 8 वर्ड काउंट आ गया। अभी 8 है क्या, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 9 वर्ड है। लेकिन तो फिर इसको क्या करेंगे ना, एक +1 कर देंगे ताकि ये आ जाएगा। अभी आप ऐसे देखेंगे और फिर इसको सबको अप्लाई कर देंगे तो फिर ये बराबर से सबके वर्ड काउंट बराबर से आ रहा है। मतलब आप काउंट भी कर सकते हो और क्लैरिफाई कर सकते हैं हियर कि कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि कैसे ये वर्ड काउंट यहाँ पे बराबर से दिख रहा है। अभी क्या हो सकता है ना कि कभी कभी ये स्पेस में अगर ये मैं यहाँ पे स्पेस डालता हूँ तो फिर ये वर्ड काउंट तो भले ही 9 है, लेकिन ये एक्स्ट्रा 10 हो गया। तो इसको भी हम हटा सकते हैं, मतलब इसको हम ट्रिम कर सकते हैं स्पेसेस को। तो फिर यहाँ पे ट्रिम फंक्शन डाल देंगे, और यहाँ पे भी ऐसे अगर हम कर देंगे और सब जगह पे अप्लाई कर देंगे तो फिर बराबर से, तो मतलब ये 9 वर्ड है तो 9 ही देखेंगे। आगे या पीछे कोई भी जगह पे स्पेसेस रहेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसे यूजफुल फीचर है, जहाँ पे हमें वर्ड काउंट करना होता है हम इसको यूज कर सकते हैं।